अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर जो कि इंट्रोडक्टरी होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हमें इस वर्ड पे गौर करना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री वर्ड खुद दो पार्ट्स की कॉम्बिनेशन है। देखें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है बायो, दूसरे नंबर पे क्या है केमिस्ट्री। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री टर्म को समझें तो इससे ही हम इसकी पूरी डेफिनेशन समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लफ्ज़ बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, मतलब वो केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं या लाइफ से एसोसिएटेड हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। तो सिंपल सी डेफिनेशन हम एक बना सकते हैं कि स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस which take place in living organism, take place in living organism। वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, उन रिएक्शंस के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, अगर होते हैं तो कौन से। तो इसका जवाब ये है कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप सबको पता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, और रेस्पायरेशन होता है हमारे अंदर, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये सारे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, ये सारे क्या हैं, केमिकल्स रिएक्शन है। सो ऐसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसी तरह हम बायोकेमिस्ट्री का एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं, और वो डेफिनेशन ये होगा कि स्टडी अबाउट, जी मैंने दूसरी डेफिनेशन लिख ली है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि स्टडी अबाउट द केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द बॉडी। बायोकेमिस्ट्री में हम उन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उन केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि लाइफ से एसोसिएटेड हैं या लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं। उन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। अब इसी तरह जैसे कि हमने ऊपर वाला डेफिनेशन पढ़ा था कि केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ना जो कि जानदार चीज़ों में हो रही हैं, उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ने को हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो ये सवाल पैदा हुआ था कि जानदारों के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके जवाब में हमने फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या डाइजेशन कहा था। इसी तरह अब सवाल ये आएगा कि कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि जानदारों के अंदर मौजूद हैं, जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद हैं, उन केमिकल्स कंपोनेंट्स के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो उनकी मैंने लिस्ट बना दी है, जैसे कि प्रोटीन एक केमिकल कंपोनेंट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। अब ये अगर केमिकल कंपोनेंट है तो इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसी तरह लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है जो कि डीएनए और आरएनए होगा, विटामिन्स हैं, हार्मोन है, एंजाइम है, ये सारे आपके बायोकेमिस्ट्री में आगे चल के चैप्टर्स होंगे। ये प्रोटीन का एक चैप्टर है, लिपिड का चैप्टर, ये सारे आपके चैप्टर होंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री इन केमिकल कंपोनेंट्स पे ही बेस कर रही है। तो इन केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने को हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री की। अगर हम नर्सिंग में बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग में बायोकेमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अब हम पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशली नर्सिंग फील्ड में अगर हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग की फील्ड में बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होगी। तो जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। उस खाने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है ये, और इसके साथ साथ कोई भी डिज़ीज़ हो रहा है तो वो डिज़ीज़ कैसे हो रहा है। अब देखिए खाना खाना या डिज़ीज़ का होना ये सेल तक जाता है प्रोसेस। हमने खाना खाया, अब वो खाना एसोफेगस के थ्रू स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसका एब्जॉर्प्शन, फिर एट द एंड जाकर एटीपी का बनना, ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये सारा बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कोई भी डिज़ीज़ है वो डिज़ीज़ कैसे होती है। नंबर 3 पॉइंट पे आपके पास लिखा है मतलब
कोई भी ड्रग है वो आपकी बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। सपोज़ करें अगर आपको सर में दर्द है तो आप पैराडॉल लेते हैं। अब पैराडॉल आपकी बॉडी में जाकर कौन कौन से चेंजिंग्स ला रही है या आपकी बॉडी में जाकर बॉडी से कैसे इंटरेक्ट करके आपके सर दर्द को कम कर रही है, ये सारी चीज़ें आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसलिए बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो ड्रग आप पेशेंट को दे रहे हैं तो वो ड्रग उस पेशेंट की बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है। और उसी तरह आप किसी भी पेशेंट को जैसे कि न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं तो न्यूट्रिशन का उस पेशेंट की रिकवरी के साथ क्या ताल्लुक़ होगा, ये भी आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको हम इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि बॉडी उनके इंसुलिन उनके बॉडी में नहीं बन पाती, तो वो इंसुलिन उस डायबिटिक पेशेंट की ज़िंदगी को कैसे बचाती है, मतलब इंसुलिन जाके उसके सेलुलर लेवल पर कैसे इफ़ेक्ट करेगी, ये भी आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। और बहुत सारे ड्रग्स जो हम पेशेंट्स को देते हैं उन ड्रग्स की क्या साइड इफ़ेक्ट्स होगी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं बायोकेमिस्ट्री के, इसलिए हम बायोकेमिस्ट्री को नर्सिंग में पढ़ते हैं। और ये टर्मिनोलॉजीज़ आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग टू द बायोकेमिस्ट्री, जो आपको फर्दर जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये कुछ हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े, जो केमिकल कंपोनेंट्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्टिंग में हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, क्योंकि ये अलग अलग आपके चैप्टर्स हैं, तो फिर हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो टर्म्स जैसे कि मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शन का अगर सम किया जाए, अगर उन सारे केमिकल रिएक्शंस को एक नाम दिया जाए तो वो नाम होगा मेटाबॉलिज्म। जैसे कि मैंने आपको कहा रेस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, अगर इन सब को एक नाम दिया जाए तो वो होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। देखें, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट 2 ही हो सकते हैं, या तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ बनेगा या तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ टूटेगा। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप हैं, एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म, अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ बन रहा है, मतलब फॉर्मेशन हो रही है किसी चीज़ की, तो उसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। इन द सेम वे अगर केमिकल रिएक्शन हमें रिजल्ट कर रही है, उसके रिजल्ट में कोई भी चीज़ टूट रहा है, तो उसको हम एक टर्म से डिफाइन करेंगे, दैट विल बी कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को कुछ डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया है पहले से, अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो जो एनाबॉलिज्म है वो नंबर फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिखा है, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, मतलब एनाबॉलिज्म के दौरान कोई ना कोई चीज़ बनेगी, ये बनने वाली प्रोसेस है, मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इन द सेम वे जो कैटाबॉलिज्म है वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसके दौरान कोई ना कोई चीज़ टूटेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंस याद करें। इन द सेम वे अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म में किसी भी एमसीक्यूज़ के दौरान, तो आप यहाँ पर देखें कि ए है, ए फॉर एडिशन, और हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो बनती है, तो एनाबॉलिज्म ए से शुरू हो रहा है, ए एडिशन है, तो मतलब इसके दौरान कोई ना कोई चीज़ बनेगी। और सी कैटाबॉलिज्म हम काटना सी से लिखते हैं, तो इसके दौरान कोई चीज़ टूटेगी, कटेगी। तो ये एक जनरली एक याद करने के लिए मैंने बताया है। उसके बाद एनाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, एनाबॉलिज्म के दौरान जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, और कैटाबॉलिज्म इसके अपोजिट, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएगा। जैसे कि आप देख लें कि प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो किस चीज़ से बना है, वो अमाइनो एसिड से बना है। तो अमाइनो एसिड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे जो मिले, प्रोटीन बना, तो ये एनाबॉलिज्म हुआ। इन द सेम वे जब प्रोटीन टूटा तो अमाइनो एसिड में टूटेगा, तो ये हुआ कैटाबॉलिज्म। इसके अलावा मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं। जो एनाबॉलिज्म है उसका एग्जांपल मैंने लिखा है फोटोसिंथेसिस, जो कि ह्यूमन से इसका वास्ता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिया है। और कैटाबॉलिज्म
के लिए मैंने रेस्पिरेशन का एग्जांपल लिया है। देखें, प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना बताया कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 12 वाटर के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। ये दोनों उसके बाय प्रोडक्ट हैं, क्योंकि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है तो वो यहाँ से मिलती है। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, इनसे क्या बना, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबोलिज्म। इन द सेम वे रेस्पिरेशन में क्या होता है, यही ग्लूकोज जो बना है अगर हम खाएं, हमारे बॉडी में जाए तो यही ग्लूकोज टूट के हमें एनर्जी देता है। वो कैसे, यही ग्लूकोज ब्रेक होता है, ये तो उसके बाय प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं और वाटर, उसके साथ साथ हमें जो हमारा मेन पॉइंट मिलता है वो होता है ATP, जो कि एनर्जी करेंसी कहलाता है। ये सवाल अक्सर MCQs में आता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो आप कहेंगे ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो बड़ा मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, वो टूट गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, इसलिए हम इसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। अब यहाँ तक आज का लेक्चर हम करते हैं एंड। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, केमिकल कंपोनेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, जो कि हमारा बेसिक डेफिनेशन था बायोकेमिस्ट्री का, उन केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, इसको कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। तो आज से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम वो केमिकल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि वो केमिकल कंपोनेंट्स कौन से होंगे, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये जो जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन्स हैं, हार्मोन है, एंजाइम है, ये जितने भी नाम अभी मैंने लिए, ये सारे आपके कोर्स ग्रेड में एक एक चैप्टर हैं। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे अच्छे खासे डिटेल में, और जो भी पास्ट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि लम्स के MCQs हैं वो भी हम टॉपिक वाइज करते जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।